गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मलाड म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल से। मेरा नाम अजीता विपिन दुबे। आज मैं आपको, जैसा कि आप लोग जानते ही हो, हम लोगों ने कल भी पढ़ा था और इसके पहले भी हम लोग इस पार्ट के ऊपर लेक्चर ले चुके हैं, जिसका नाम है आनुवांशिकता और परिवर्तन, जिसमें जो हमारा मेन मुद्दा है वो है आनुवांशिक विकृति। तो जैसा कि मैंने बच्चों आप लोग को बताया, आनुवांशिकता का मतलब किस तरह से माता और पिता के शारीरिक और मानसिक लक्षण उनके संतान में संक्रमित होने की प्रक्रिया को ही हम बोलते हैं आनुवांशिकता। और ये जो विज्ञान है उसे बोलते हैं आनुवांशिक विज्ञान। किस तरह से अगर आप लोग देखते हो तो चेहरे की रचना, नाक और होठों की रचना, फिर किस तरह से कान की रचना, सब में हमें जो है वो त्वचा का रंग, फिर आँखों का रंग, ऊँचाई, चेहरे की रचना, इन सब में हम कंपैरिज़न करते हैं। हाँ, हम दादा जैसे हैं, कि दादी जैसे हैं, कि पापा जैसे हैं, कि माँ जैसे हैं, या फिर हमारा स्वयं का कुछ लक्षण है। तो इस तरह से जो है वो आनुवांशिकता जो है वो प्राप्त होती है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में। फिर हमने देखा था, इस तरह से जो डीएनए होता है, जो हमारी कोशिका में केंद्रक में पाया जाता है डीएनए, जिसका नाम है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, वही डीएनए होता है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुणसूत्रों के द्वारा जो है वो संक्रमित होता है। फिर मैंने आप लोग को बताया था गुणसूत्र, जो गुणसूत्र होता है वो डीएनए से ही बना होता है, जो हमें कोशिका विभाजन के समय जो है वो देखने को मिलता है। तो डीएनए में एक विशिष्ट प्रकार का प्रोटीन निर्माण करने का संकेत होता है। तो उस प्रोटीन को निर्माण करने में आरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए जो है वो हेल्प करता है डीएनए की। और जो प्रोटीन का निर्माण होता है, उससे शरीर की रचना, मतलब उससे हमारे शरीर का जो है वो निर्माण होता है। तो आप लोग की किताब में देखो पेज नंबर 180 पे दिया हुआ है गुणसूत्र का डायग्राम, गुणसूत्र की आकृति दी हुई है। तो गुणसूत्र डीएनए से ही बना होता है। यही गुणसूत्र होता है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संक्रमित होता है। गुणसूत्र हमेशा जोड़ी में होते हैं, मैंने आपको बताया था। पहली जोड़ी, दूसरी जोड़ी, इस तरह से 22 जोड़ी होती है। मतलब 22 जोड़ी मतलब अलिंगी गुणसूत्रों की, जो टोटल होता है 44। और लास्ट में 2 जोड़ी हो एक जोड़ी होती है लिंग गुणसूत्रों की, स्त्रियों में एक्स एक्स और पुरुषों में एक्स वाई, एक्स और वाई। डीएनए अणु के अणुखंडों को जनुक कहते हैं। मैंने आपको बताया डीएनए में विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन को निर्माण करने का संकेत होता है, तो उस विशिष्ट खंड को जनुक कहते हैं। जनुक कोशिकाओं की रचना, कोशिकाओं, शरीर की रचना और कार्य पर नियंत्रण रखते हैं। मतलब अगर डीएनए नहीं होगा तो कोशिका मृत हो जाएगी। प्रत्येक सजीव में विशिष्ट संख्या में गुणसूत्र होते हैं। जैसे मनुष्य में होते हैं 46, आलू में 48, मेंढक में 26, मकई में 20, केकड़ा में 200, जैसे मैंने आप लोग बताया था। तो विशिष्ट प्रकार की संख्या में प्रत्येक सजीव में जो है वो गुणसूत्र होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा था गुणसूत्र के प्रकार। फिर हम लोगों ने देखा था डीएनए का पूरा रचना, डीएनए की रचना कैसी होती है, किस तरह से जो वैज्ञानिक थे वाटसन एंड क्रिक, उन्होंने 1953 में किस तरह से पूरा डीएनए की रचना बताई थी। और फिर हम लोगों ने देखा था किस तरह से प्रोटीन का जो है वो निर्माण होता है। इसके बाद कल हम लोग ने पढ़ा था कि किस तरह से मेंडल ने, जो ग्रेगर जोहान्स मेंडल थे, किस तरह से उन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया और उन्होंने देखा कि कौन से लक्षण जो है वो पहली संतान पीढ़ी में आते हैं और कौन से लक्षण जो है वो दूसरी संतान पीढ़ी में हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से उन्होंने आनुवांशिकता का सिद्धांत प्रतिपादित किया और इसके जो बहुत सारे महत्व थे वो भी हम लोग ने कल पढ़ा था। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारी किताब में पेज नंबर 188, आनुवांशिक विकृति। आनुवांशिक विकृति जो है वो आज का हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले गुणसूत्रों की असामान्यता, मतलब कभी कम कभी ज्यादा, या फिर जनुक में उत्परिवर्तन। गुणसूत्रों की असामान्यता या फिर जनुकों में उत्परिवर्तन के कारण होने वाले रोगों को आनुवांशिक विकृति कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी गुणसूत्रों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, कभी कभी कम हो जाएगी, कभी कभी गुणसूत्र का भाग, कोई कुछ भाग जो है वो लोप हो जाएगा, या फिर लोप होकर कहीं और स्थानांतरित हो जाएगा। तो फाक, होठ, रंजकहीनता जैसे शारीरिक व्यंग और सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया जैसे शरीर क्रियाओं के दोष, ये सब जो है वो आनुवांशिक विकृति के उदाहरण हैं। मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है वो गुणसूत्र में आ जाती है विकास के समय, जिससे आनुवांशिक विकृति जो है वो देखने को मिलती है। तो ये जो है वो नॉर्मल चार्ट है।
जो आप लोग की किताब में दिया हुआ है पेज नंबर 188। ये नॉर्मल चार्ट है, किस तरह से मनुष्य में 46 गुणसूत्र जो है वो पाया जाता है। तो मनुष्य में 46 गुणसूत्र यानी 23 जोड़ी, 23 धन 23 46 गुणसूत्रों की जोड़ियों का आकार और आयतन अलग-अलग होता है। गुणसूत्रों की 23 जोड़ियों में जो 22 जोड़ियाँ होती हैं वो अलिंगी होती हैं। अलिंगी मतलब वो शरीर हमारे शारीरिक लक्षण को प्रदर्शित करती हैं, और जो 23वीं जोड़ी होती है वो लिंग गुणसूत्रों की होती है, जो लिंग डिसाइड करती है होने वाली संतान लड़की है या लड़का। तो स्त्रियों में गुणसूत्र जो होता है 44 प्लस XX, और पुरुषों में होता है 44 प्लस XY। इसको मैंने आप लोग को बहुत अच्छे से बताया था पूरा डिटेल में। स्त्रियों में 44 प्लस XX, पुरुषों में 44 प्लस XY। तो यहाँ तक अगर आप लोग जो देख रहे हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन, 10th, 11, 12, 13, 14, पूरा 22 तक, ये 22 तक पूरा अलिंगी गुणसूत्र है, मतलब 44 हो गए। और लास्ट का जो 23वां है, देखो 2 है। 2 क्यों है यहाँ पर? जो पहला वाला है, जो पहली वाली जोड़ी है वो है X और X स्त्रियों में, और जो दूसरी वाली जो जोड़ी है वो है X और Y पुरुषों में। तो इस तरह से टोटल 44 प्लस X और X स्त्रियों में, फिर 44 प्लस X और Y पुरुषों में जो है वो पाया जाता है। तो मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। ये 23 जोड़ियों के रूप में होते हैं। इनके आकार और आयतन में भिन्नता होती है। गुणसूत्रों की 23 जोड़ियों में 22 जोड़ी अलिंगी होती है, और जो लास्ट वाली जो जोड़ी होती है वो लिंग गुणसूत्रों की होती है। स्त्रियों में 44 प्लस XX और पुरुषों में 44 प्लस XY। अब देखो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कौन कौन सी जो है वो आनुवांशिक विकृतियां जो है वो हमें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहला गुणसूत्रों की असामान्यता। गुणसूत्रों की कुल संख्या में बदलाव आने पर नीचे दिए गए समस्याएं जो है वो हो सकती हैं। पहला, अलिंगी गुणसूत्रों की संख्या में कमी आने पर। अलिंगी मतलब मैंने आप लोग को बताया 22, 44 वाला, 44 तक अलिंगी मतलब 44 गुणसूत्र। तो उसमें जब कमी आती है तो जन्म लेने वाली संतान में प्रजनन क्षमता जो है वो बाधित नहीं होती। प्रजनन क्षमता बाधित नहीं होती मतलब क्यों? क्योंकि वो अलिंगी गुणसूत्र है। अगर लिंग गुणसूत्रों में कुछ प्रॉब्लम होती है, तब प्रजनन क्षमता जो है वो बाधित होती है। अलिंगी गुणसूत्रों में कोई कमी आती है, तब संतान की प्रजनन क्षमता बाधित नहीं होती। और इसके विपरीत गुणसूत्रों की संख्या में किसी अलिंगी गुणसूत्रों की जोड़ी अधिक हो जाने पर, मतलब अधिक हो जाएगी, तो ऐसे बालकों में शारीरिक और मानसिक दोष जो है वो उत्पन्न होते हैं। उनकी आयु, जो उनकी मतलब जो जीने की अवधि है, वो भी कम हो जाती है। तो हम लोग सबसे पहला पढ़ रहे हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम को मंगोलिकता भी कहते हैं। डाउन सिंड्रोम को मंगोलिकता भी कहते हैं। तो एग्जाम में कभी-कभी लोग पूछते हैं डाउन सिंड्रोम, या कभी-कभी लिखते हैं मंगोलिकता, दोनों का मतलब सेम है। और फिर कभी-कभी इसे बोलते हैं ट्राइसोमी ऑफ 21। ट्राइसोमी ऑफ 21 उसका मतलब क्या होता है मैं आप लोग को बताती हूँ। तो ये जो डाउन सिंड्रोम और मंगोलिकता है, ये कैसे होता है बच्चों? अलिंगी गुणसूत्र, जो अलिंगी गुणसूत्र होते हैं उनकी जोड़ी अधिक हो जाती है। अधिक होने पर कैसे, मैं बताती हूँ आप लोग को। ये जो 21 नंबर वाला जो गुणसूत्र है वो 2 के बजाय 3 हो जाता है। 2 के बजाय उसकी संख्या 3 हो जाती है। इसीलिए इसे बोलते हैं ट्राई। ट्राई मतलब 3, त्रिसमसूत्रीय अवस्था। मतलब जो 21 नंबर वाला गुणसूत्र है वो 2 के बजाय 3 हो जाता है। इसलिए देखो आपकी किताब में लिखा है 46 प्लस 1, मतलब 46 तो नॉर्मल है, प्लस 1 और एक बढ़ गया। और एक बढ़ गया मतलब कहाँ बढ़ गया? 21वें गुणसूत्र की त्रिसमसूत्री, मतलब जो 21वां जोड़ी थी उसमें 2 के बजाय 3 हो गया। तब यह जो है वो विकृति हमें देखने को मिली। कौन सी? डाउन सिंड्रोम या मंगोलिकता। तो गुणसूत्रों की असामान्यता के कारण होने वाले डाउन सिंड्रोम, मंगोलिकता, यह एक विकृति है। यह मानव के संदर्भ में खोजी गई पहली गुणसूत्रीय विकृति है। इस गुणसूत्र प्रारूप में कुल 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। मतलब जहाँ 46 रहने चाहिए वहाँ पे एक बढ़ जाता है, और टोटल 47 गुणसूत्र जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। अंडरलाइन कर लो। इस विकृति को ट्राइसोमी और 21 कहते हैं।
किताब भी बाजू में रखे रहा करो और अंडरलाइन कर लिया करो। इस विकृति को ट्राइसोमी ऑफ 21 कहते हैं, क्योंकि इस विकृति में 21वां जोड़ी देखो लिखा है, 21वें गुणसूत्र की जोड़ी में हमें एक अधिक 21वां गुणसूत्र जो है वो देखने को मिलता है। तो 46 के बजाय 47 गुणसूत्र जो है वो हमें ऐसे बालकों में देखने को मिलते हैं। उनकी आयु कम होती है, अल्प आयु मतलब कम आयु हो जाती है, प्लस मानसिक वृद्धि में भी बाधा उत्पन्न होती है। मानसिक डेवलपमेंट भी बराबर नहीं हो पाता। फैली हुई गर्दन, चपटी नाक, अंगुलियां एकदम छोटी-छोटी रहेंगी। फिर जो हम लोग हस्तरेखा देखते हैं वो एक मतलब एक ही हमें देखने को मिलेगी और सिर पर विरल बाल जैसे जो है वो लक्षण हमें दिखाई देंगे। देखो यहाँ पर किस तरह से फोटो में दिखाया हुआ है, चपटी फैली हुई गर्दन है, छोटी उँगलियाँ हैं, सिर पर विरल बाल हैं, ऐसे लक्षण जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। प्लस यहाँ पर देखो मैंने आप लोग को दिखाया है ट्राइसोमी ऑफ 21, बाकी सब नॉर्मल है, लेकिन जो 21 वाला गुणसूत्र वाला जोड़ी है, वो 2 के बजाय 3 हो गया है। ओके, तो इसे बोलते हैं डाउन सिंड्रोम या फिर मंगोलिकता भी बोल सकते हो या फिर इसे बोलते हैं ट्राइसोमी ऑफ 21। एग्जाम में तीनों में से कोई भी एक नाम देते हैं, तो कंफ्यूज ना होकर आप याद रखो कि तीनों एक ही हैं। तो इस तरह से आप लोग को एग्जाम में इसके बारे में क्वेश्चन ऐसे आता है कि संक्षिप्त जानकारी लिखो, डाउन सिंड्रोम या फिर मंगोलिकता। तो आप लोग को बताना है पहले इसमें क्या-क्या होता है और उसके बाद हमें कौन-कौन से लक्षण जो है वो इसमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, दूसरा है टर्नर सिंड्रोम। अब जो इसके पहले हम लोग ने पढ़ा डाउन सिंड्रोम, वो तो अलिंगी गुणसूत्र की संख्या अधिक हो गई थी। बट जो अभी हम लोग देख रहे हैं टर्नर सिंड्रोम, इसमें लिंग गुणसूत्रों में प्रॉब्लम होती है। टर्नर सिंड्रोम हमेशा स्त्रियों में होता है, अंडरलाइन कर लो, स्त्रियों में। अलिंगी गुणसूत्रों की तरह लिंग गुणसूत्रों की जब असामान्यता होती है, तब टर्नर सिंड्रोम जो है वो देखने को मिलता है। टर्नर सिंड्रोम में 44 प्लस एक्स, देखो नॉर्मल क्या होना चाहिए बच्चों स्त्रियों में 44 प्लस एक्स एक्स, बट क्या हो जाता है 44 प्लस एक्स, मतलब एक एक्स गुणसूत्र कम हो गया। रहना चाहिए था 2 एक्स गुणसूत्र बट एक कम हो गया और उसकी जगह हो गया 44 प्लस एक्स। तो ऐसी स्त्रियों में 44 प्लस एक्स एक्स के बजाय 44 प्लस एक्स की स्थिति हमें देखने को मिलती है। और ऐसे में प्रजनन इंद्रियों की पूर्ण वृद्धि ना होने के कारण ऐसी स्त्रियों की प्रजनन क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब ये कि जो एक नॉर्मल डेवलपमेंट हमें स्त्रियों में देखने को मिलता है, हर एक चीज में जो भी है, जो भी एक नॉर्मल स्त्रियों में हमें चीजें देखने को मिलती हैं, वैसा नहीं देखने को मिलता। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ऐसी स्त्रियों की जो प्रजनन क्षमता है, उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो बाकी सब जो है वो नॉर्मल है, कहाँ तक 22 तक, लेकिन जो लिंग गुणसूत्र है 23 नंबर वाला, 2 एक्स के बजाय सिर्फ एक ही एक्स है, मतलब एक एक्स गुणसूत्र कम हो गया। तो ये टर्नर सिंड्रोम हमें स्त्रियों में देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट, तीसरा हम लोग बच्चे पढ़ेंगे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है वो पुरुषों में देखने को मिलता है, 44 प्लस एक्स एक्स वाई। तो यहाँ पर क्या होता है, पुरुषों में होना चाहिए नॉर्मल 44 प्लस एक्स वाई, लेकिन उसके बजाय 44 प्लस एक्स एक्स वाई हो जाता है, मतलब एक गुणसूत्र और बढ़ गया, एक एक्स गुणसूत्र ज्यादा आ गया उसमें, जबकि रहना क्या चाहिए था 44 प्लस एक्स वाई और है क्या 44 प्लस एक्स एक्स वाई। तो जिन पुरुषोत्तरों में गुणसूत्रों का यह स्वरूप पाया जाता है, इनके भी प्रजनन क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और जैसा एक नॉर्मल डेवलपमेंट हमें पुरुषों में देखने को मिलता है, वैसा नहीं देखने को मिलता। तो यहाँ पर आप लोग को दिया है राष्ट्रीय आरोग्य अभियान के अंतर्गत अप्रैल 2005 ग्रामीण में मतलब गांव में अप्रैल 2005 और शहरों में आरोग्य अभियान 2013 में जो है वो प्रारंभ किया गया। ग्रामीण और शहरी भाग में आरोग्य व्यवस्था, आरोग्य मतलब हम स्वस्थ रहें, हमें किसी भी चीज की प्रॉब्लम नहीं हो, निरोगी हो, उनको सशक्तिकरण किया गया। विविध बीमारियों और रोगों का नियंत्रण करना, आरोग्य के संबंध में जन जागृति करना
और विविध योजनाओं के माध्यम से रोगी को, अगर कोई रोगी है, तो उसको आर्थिक सहायता प्रदान करना, आर्थिक मतलब कुछ पैसे वगैरह से उसकी हेल्प करना, यह इस राष्ट्रीय आरोग्य अभियान का जो है वो प्रमुख उद्देश्य है। तो देखो आप लोग की किताब में क्वेश्चन पूछा गया है, सहसंबंध लिखो। सहसंबंध लिखो 44+X ये टर्नर सिंड्रोम है, जो कि हमें स्त्रियों में देखने को मिलता है। फिर लास्ट में आप लोगों को बोला है 44+XXY, तो ये हमें किसमें देखने को मिलता है? तो आप लोग लिखोगे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये लोगों ने स्टार्टिंग में दिया हुआ है 44+X टर्नर सिंड्रोम हो गया, 44+XXY, तो आप वहाँ पे लिखोगे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। देखो यहाँ पर ऊपर जो मैं दिखा रही हूँ आपको रेड वो पॉइंटर करके, ठीक है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम लिखोगे। और ये इसका है गुणसूत्र, मतलब 22 तक बराबर है। 22 तक जो जोड़ी है वो बराबर है, लेकिन जो 23वां जोड़ी है उसमें एक एक्स गुणसूत्र और बढ़ गया, एक्स एक्स वाई हो गया। यह रोग हमें पुरुषों में जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एक जनुकीय। अभी हम लोग ने पढ़ा गुणसूत्र असामान्यता के कारण। देखो इसको 4 भागों में बांटा गया है, अ, ब, फिर उसके बाद में क और ड। तो सबसे पहला हम लोगों ने अ वाला कंप्लीट किया, गुणसूत्रों की असामान्यता के कारण। अभी हम लोग ब वाला पढ़ने जा रहे हैं, एक जनुकीय उत्परिवर्तन। तो इसमें क्या होता है, इसी सामान्य जनुक में, जब जनुक में कोई उत्परिवर्तन होता है, कोई बदलाव होता है, जनुक मतलब जीन, तो उसे एक जनुकीय विकार कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो जनुक जो हमारे अलग-अलग जो उत्पाद बनाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होता है, वो या तो बनते ही नहीं है या तो फिर कम मात्रा में बनते हैं। या तो बनेंगे ही नहीं या तो फिर कम मात्रा में बनेंगे। तो इस प्रकार के जन्मजात जो विकार हैं, वो कम उम्र में जो है वो जानलेवा साबित होते हैं। और हमें टचिनसन्स रोग, हेगेस रोग, गैलेक्टोसेमिया, फेनिलकीटोमेट, दात्र कोशिका रक्ताल्पता जिसे बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रंजकहीनता और हीमोफीलिया, रतौंधी ऐसे रोग जो है वो इसमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला हम लोग इसमें पढ़ेंगे रंजकहीनता, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एल्बिनिज़म। तो रंजकहीनता में क्या होता है? यह एक जनुकीय विकार है। इसमें शरीर में हमारे मेलानिन बनता है, जिसकी वजह से हमारी आँखों को और बालों को काला रंग जो है वो प्राप्त होता है, मेलानिन त्वचा को। तो आँखें, त्वचा और बालों में मेलानिन नामक भूरे रंग के रंजक के कारण ही हमें रंग प्राप्त होता है। तो जिसको रंजकहीनता होती है, ऐसे बच्चों में क्या होगा, जो मेलानिन है वो बराबर बनता नहीं है। तो ऐसे जो व्यक्ति की त्वचा है वो निस्तेज हो जाएगी। निस्तेज मतलब कोई उसमें तेज दिखाई नहीं देगा आपको। बाल भी सफ़ेद हो जाएँगे, आँखें सामान्य तौर पर गुलाबी हो जाएँगी, जैसा कि आप लोग फ़ोटो में देख सकते हो, क्योंकि आँखों की पुतली में और दृष्टि पटल में जो रंजक द्रव्य मेलानिन बनना चाहिए, वो बनता नहीं। तो इसीलिए देखो ऐसे लक्षण हमें इन बालकों में जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ये एक जनुकीय उत्परिवर्तन के कारण होने वाला रोग है, जिसे बोलते हैं रंजकहीनता। नेक्स्ट नेक्स्ट जो रोग है उसका नाम है दात्र कोशिका रक्ताल्पता, जिसे बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। देखो बच्चों, जो हमारे ब्लड में, हमारे खून में हीमोग्लोबिन होता है, उसी की वजह से हमारे ब्लड को लाल कलर जो है वो प्राप्त होता है। हमारे आरबीसी में, रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन होता है। तो जब हम साँस लेते हैं, तब जो ऑक्सीजन हमारे श्वसन संस्थान मतलब नाक के द्वारा हमारे फेफड़ों में प्रवेश करता है, फेफड़ों में पूरी रक्त वाहिनियों का जाल होता है। रक्त के अंदर, रक्त वाहिनी के अंदर रक्त होगा, रक्त के अंदर आरबीसी होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन के अणु होते हैं, जो उस ऑक्सीजन को खींचते हैं। कौन-सा ऑक्सीजन? जो हमने श्वसन संस्थान के द्वारा, श्वसन क्रिया के द्वारा जो हमने अपने फेफड़ों में लिया है, उस ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन अवशोषित करता है और फिर पूरे उस ऑक्सीजन वाले रक्त को हार्ट के पास पहुँचाता है। हार्ट मतलब हमारा जो हार्ट होता है, दिल। वो हार्ट क्या करता है, एक पंप की तरह काम करता है और उस ऑक्सीजन वाले रक्त को फिर से पूरे शरीर में पहुँचाने का काम हमारा हार्ट करता है। तो अगर हीमोग्लोबिन की अणु की रचना में परिवर्तन हो गया या फिर उसकी संख्या में कमी आ गई, तो शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा धीरे-धीरे कम होने लगती है। क्योंकि ऑक्सीजन लेने वाला हीमोग्लोबिन के अणु की रचना में बदलाव आ गया,
तो इसीलिए वो बराबर हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन संवहन करना मतलब पहुँचाना, तो ऑक्सीजन संवहन करने की क्षमता उसकी कम हो गई, तो ऐसा क्यों होता है? यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, हीमोग्लोबिन अणु की रचना में छठा अमीनो अम्ल कौन-सा होता है? ग्लूटामिक। ग्लोबिन की अणु रचना होती है, उस छठा अमीनो अम्ल जो होता है वो ग्लूटामिक होता है। तो ग्लूटामिक अम्ल की जगह उसकी जगह वेलिन अम्ल ले लेता है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, अंडरलाइन कर लो, वेलिन अम्ल। तब हीमोग्लोबिन की अणु की रचना में परिवर्तन आ जाता है और इसी के कारण देखो यहाँ पर डायग्राम में देखो, ये साधारण हमारा हीमोग्लोबिन है, साधारण रेड ब्लड सेल्स मतलब नॉर्मल, और ये है बाधित। बाधित मतलब ऐसा मतलब उस व्यक्ति का ये है रेड ब्लड सेल्स जिसको ये वाला रोग हो गया है, कौन-सा? ये वाला दात्र कोशिका रक्ताल्पता, जिसे बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। तो जब ऐसे व्यक्ति का जो रेड ब्लड सेल्स का जो आकार है, देखो वो हँसिए के आकार का हो जाता है। ये साधारण गोल आकार का है और ये हो जाएगा हँसिए के आकार का। तब ऐसे लोगों में ऑक्सीजन संवहन करने की क्षमता हीमोग्लोबिन की कम हो जाती है। कई बार लाल रक्त कणिकाएँ मतलब आरबीसी, उसकी गुठली बन जाती है और वो धीरे-धीरे नष्ट होने लगती है। तो धीरे-धीरे रक्त वाहिनियों में रुकावट पैदा होने लगती है। मतलब ब्लड बराबर तुम्हारा पास नहीं होगा, जैसे उसे संवहन करना चाहिए वैसे संवहन नहीं करेगा, परिसंचरण संस्थान का उसके ऊपर इफ़ेक्ट गिरेगा, मस्तिष्क पे गिरेगा, फेफड़ों पर उसका प्रभाव पड़ेगा, वृक्क हमारी किडनी पर उसका प्रभाव पड़ेगा और इन सब अंगों को क्षति पहुँचना शुरू हो जाता है। यह यह रोग जो है वो आनुवांशिक है। निषेचन के समय जनुकीय बदलाव के कारण जो ये रोग होता है फलन के समय, जब शुक्राणु और अंड कोशिका का फलन होता है, उस टाइम जनुकीय बदलाव के कारण यह रोग होता है। माता या पिता अगर दोनों सिकल सेल पीड़ित हैं, मतलब ऐसा बोला है अगर पेरेंट्स पेरेंट्स जो हो गया, माता को भी सिकल सेल एनीमिया हुआ है और पिता को भी हुआ है, तो डेफिनिटली ये रोग उसके बच्चों में भी होगा। इसीलिए माता और पिता को दोनों को विवाह पूर्व अपने रक्त की जाँच करानी चाहिए। और अगर सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित हैं, तो ऐसे को विवाह टालना मतलब विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह रोग उनके बच्चों में भी हो जाएगा। इसी कारण समाज में सिकल सेल पीड़ित व्यक्ति या सिकल सेल वाहक व्यक्तियों में आपस में विवाह टालना बेहतर होता है, मतलब शादी नहीं करनी चाहिए। तो सिकल सेल बीमारी के 2 प्रकार हैं, एक है सिकल सेल व्यक्ति एएस कैरियर और दूसरा है सिकल सेल पीड़ित मतलब एसएस, मतलब जिसको ऑलरेडी हुआ है, और वाहक व्यक्ति मतलब जिसको होने की संभावना है। तो सिकल सेल रोगी की पहचान और लक्षण, जो सिकल सेल रोगी है बच्चों, ऐसे व्यक्तियों में कैसे हम पहचानेंगे, लक्षण क्या है उसका? हाथों और पैरों में सूजन आ जाएगी, जोड़ों में दर्द होगा, असहनीय वेदना मतलब ऐसा दर्द होगा जो सहन नहीं कर सकते, खांसी और सर्दी बार-बार होगा, शरीर में थोड़े ज्वर का होना, बुखार, एकदम जल्दी थकान आ जाना, चेहरे पे कोई चमक नहीं, कुछ नहीं, चेहरा एकदम निस्तेज हो जाएगा और हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने लगेगी। तो आप लोग देख सकते हो सिकल सेल बाधित बच्चे का हाथ है, क्यों इसका हाथ ऐसे काला पड़ गया है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन की कम मतलब ब्लड बराबर है नहीं, हीमोग्लोबिन की कमी है, ठीक है? तो क्या उपाय है? यह बीमारी प्रजनन द्वारा प्रसारित होती है, इसीलिए शादी के पूर्व या बाद वधू और वर दोनों को ब्लड टेस्ट, रक्त की जाँच जो है वो करानी चाहिए। दूसरा, सिकल सेल वाहक अगर पीड़ित व्यक्ति दूसरे वाहक पीड़ित व्यक्ति से विवाह टालना चाहिए और सिकल सेल पीड़ित अगर व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति को प्रतिदिन फॉलिक एसिड की एक गोली डॉक्टर लिखता है उसे खाना चाहिए। फॉलिक एसिड मतलब आयरन की दवा होती है, जो हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, हमारे जो ब्लड में रेड ब्लड सेल्स हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। यहाँ पर आप लोग को इसके बारे में ऐसे क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, संक्षिप्त जानकारी लिखिए, सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, उसका लक्षण और उपाय। तो आप लोग को बताना पड़ेगा कि सिकल सेल एनीमिया कैसे होता है, उसका लक्षण क्या है और उपाय क्या है। उपाय यहाँ पर है जो मैंने आप लोग को बताया और लक्षण यहाँ पर है, देखो आपकी किताब में दिया हुआ है। नेक्स्ट है तंतुकणकीय विकार। कोशिकाओं में तंतुकणिका होता है जिसे कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहते हैं, जिसकी वजह से कोशिका को जो है वो ऊर्जा प्रदान होती है। बट इसमें क्या होता है, भ्रूण के विकास के समय
जब भ्रूण का विकास होता है तब अंड कोशिका से तंतु कणिकाएँ आती हैं और इस प्रकार का विकार केवल माता द्वारा संतान को मिलता है। इसे लेबर का आनुवांशिक विकार भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है जो तंतु कणिका रहेगी जो ये तंतु कणिकीय विकार में तंतु कणिका जो है वो बराबर से ऑक्सीजन जो जनरेट नहीं कर पाता, जो एनर्जी प्रोड्यूस करती है, उसकी कमी हो जाती है, तो ऐसे को बोलते हैं लेबेर का आनुवांशिक विकार। तो ये तंतुकणिकीय विकार का उदाहरण है। नेक्स्ट है बहुजनुकीय उत्परिवर्तन। बहुजनुकीय मतलब क्या? बहु मतलब बहुत सारा, बहुत सारे जनुक में जब उत्परिवर्तन होता है, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था एक जनुकीय, जिसमें हम लोगों ने देखा रंजकहीनता वो सब। पर अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बहुजनुकीय। तो बहुजनुकीय उत्परिवर्तन के कारण होने वाले विकार कभी-कभी एक से अधिक जनुकों में परिवर्तन के कारण जो है वो ऐसे विकार आते हैं। ऐसे अधिकांश विकारों में गर्भावस्था में अभ्यक के आसपास के पर्यावरणीय घटकों के परिणाम स्वरूप विकारों की तीव्रता जो है वो बढ़ती है। सामान्य तौर पर पाए जाने वाले विकार जैसे हमें देखने को मिलते हैं फाक होठ। देखो इस बच्चे को आप लोग देख सकते हो, इस तरह से इसके होठ देखो पूरे फटे हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कट गए हैं आपस में। तो फाक होठ, फाक तालू, अमाशय का संकुचन, अमाशय मतलब आप लोग को पता है पेट, पेट का संकुचन, रीढ़ की हड्डी में दोष, मधुमेह मतलब डायबिटीज, रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर, हृदय विकार मतलब हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम, अस्थमा मतलब सांस लेने वाली प्रॉब्लम जो होती है, अति स्थूलत्व मतलब ओबेसिटी मोटापापन जैसे विकार जो है वो बहुजनुकीय के उदाहरण हैं। मतलब ये सब जो रोग है वो हमें बहुजनुकीय उत्परिवर्तन में देखने को मिलता है। बहुजनुकीय मतलब बहुत सारे एक से अधिक जनुकों में होने वाले परिवर्तन को बहुजनुकीय उत्परिवर्तन जो है वो कहते हैं। तो हमें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, उसके बाद सांस लेने में प्रॉब्लम, ओबेसिटी, फिर उसके बाद फाक होठ, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम, रीढ़ की हड्डी का दोष, ऐसे सब जो है वो परिणाम, ऐसे रोग जो है वो देखने को मिलते हैं। यह फोटो जो बहुजनुकीय उत्परिवर्तन के कारण होने वाले विकार से संबंधित है। नेक्स्ट बच्चों जो आपकी किताब में दिया हुआ है तंबाकू सेवन। आप लोग को पहले से ही आप लोग जानते हो सलाम मुंबई, जो सलाम फाउंडेशन है, सलाम मुंबई फाउंडेशन, वो आप लोग को पहले से ही बता रहे हैं कि जो हमारा समाज है, हमारे समाज को हमें पूरा तंबाकू मुक्त करना है। तो बहुत से व्यक्ति क्या करते हैं बच्चों, तंबाकू का उपयोग धूम्रपान या ये चुभलाने के लिए करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों में कर्क रोग मतलब कैंसर रोग होने की संभावना होती है। बीड़ी सिगरेट के धूम्रपान के कारण पाचन क्रिया को क्षति पहुंचती है। साथ साथ में गले में जलन खांसी भी देखने को मिलती है। सूखी खांसी के कारण नींद नहीं आना, प्लस धीरे धीरे आयु सीमा भी उनकी कम होती जाती है। फेफड़ों का प्रॉब्लम, मुंह में कैंसर, जीभ में कैंसर, स्वर यंत्र में प्रॉब्लम, ग्रसनी मतलब श्वसन संस्थान से रिलेटेड है ये अंग। स्वादुपिंड मतलब पैनक्रियास, मूत्राशय, कर्क रोग, इनका कर्क रोग मतलब इनमें कैंसर होने की संभावना होती है। क्योंकि जो तंबाकू होता है उसमें एक हानिकारक पदार्थ होता है निकोटीन। तो वो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होता है, जो केंद्रीय और परिधीय तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालता है। केंद्रीय मतलब जिसमें हमारा मस्तिष्क आता है और मेरुरज्जु आता है, और परिधीय मतलब जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु से होते हुए तंत्रिकाएँ गुजरती हैं, उन सबको वो अलग-अलग अंगों से जोड़ने का काम करता है। तो केंद्रीय और परिधीय तंत्रिका तंत्र पर इसका हानिकारक प्रभाव पड़ता है और जो धमनियाँ होती हैं वो भी सख्त हो जाती हैं और जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ता है। तो तंबाकू के धुएँ में आप लोग को पता है बच्चों, पाइटिडीन, अमोनिया, एल्डिहाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक विषैले गैसें होती हैं, जो हमारे फेफड़ों को रोगी बना देती हैं, जिससे कर्क रोग होने की संभावना होती है। फिर उसके बाद होठ, जीभ का कैंसर, दृष्टि दोष मतलब आँखों को जो देखने की क्षमता है वो भी धीरे-धीरे कम हो जाती है। कंपन उत्पन्न होता है, इसीलिए कर्क रोग से हमें शरीर को बचाना है और अपने पूरे देश को और समाज को तंबाकू जन्य पदार्थों का सेवन
नहीं करने देना है, मतलब सबको हमें तंबाकू मुक्त जो है वो कराना है। जो आप लोग को सलाम मुंबई फाउंडेशन जो है वो पहले से ही आप लोग इसके बारे में देखते आ रहे हो, पढ़ते आ रहे हो, सुनते आ रहे हो, लोगों को अवगत कराते हो, तरह-तरह की चीज़ें बनाते हो, जिससे समाज में जो है वो जागरूकता फैले। तो ये था हमारा आज का टॉपिक आनुवांशिक विकृति, जिसमें हम लोगों ने क्या-क्या देखा। सबसे पहले हम लोगों ने गुणसूत्रों की सामान्य जोड़ियाँ देखी, पुरुषों में क्या होता है, स्त्रियों में क्या होता है, स्त्रियों में XX, 44 प्लस XX, पुरुषों में 44 प्लस XY। उसके बाद किस तरह से हम लोगों ने देखा कि गुणसूत्र ही होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संक्रमित होते हैं, वही हमारी कोशिकाओं पर नियंत्रण रखते हैं। गुणसूत्र जो है वो जो गुणसूत्र है वो डीएनए का ही रूप होता है। ऐसा रूप हमें कोशिका विभाजन के समय देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि किस तरह से आनुवांशिक विकृति गुणसूत्रों की असामान्यता जब होती है, मतलब जब गुणसूत्रों की संख्या नॉर्मल से अधिक हो जाती है, तब हमें डाउन सिंड्रोम या मंगोलिकता देखने को मिलता है, जिसे हम बोलते हैं ट्राइसोमी ऑफ 21। उसका हम लोगों ने देखा कि कैसे वो होता है, प्लस उसका लक्षण क्या-क्या है। उसके बाद हम लोगों ने देखा किस तरह से हमें फ़ोटोज़ में देखो दिखाई देते हैं, जिनको डाउन सिंड्रोम हुआ है, तो कौन-कौन से लक्षण हमें देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद ट्राइसोमी ऑफ 21 इस फ़ोटो में दिखाया हुआ है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा टर्नर सिंड्रोम, जो कि स्त्रियों में होने वाला रोग है। इसमें देखो ज़रा बच्चों किताब में रॉन्ग दिया हुआ है, पेज नंबर 193 किताब में करेक्शन कर लो। पेज नंबर 193 में जो प्रश्न क्रमांक 5 है, उसमें जो आप लोग को दिया हुआ है जोड़ियाँ मिलाओ। उसमें जो ब नंबर वाला जो कॉलम है, उसमें जो सेकंड वाला है जो है, वहाँ पे लिखा है 45 प्लस एक्स, वो रॉन्ग लिखा हुआ है, उसको कर लो 44 प्लस एक्स। किताब में रॉन्ग लिखा हुआ है, 45 प्लस एक्स लिखा हुआ है, उसको 44 कर लो, 44 प्लस एक्स है। तो 44 प्लस XX के बजाय 44 प्लस X की स्थिति स्त्रियों में होती है, तो ऐसी स्त्रियों की प्रजनन क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव जो है वो होता है। फिर ये नॉर्मल जो है वो 22 अलिंगी गुणसूत्र तक नॉर्मल है। उसके बाद तीसरी जोड़ी में 1 एक्स गुणसूत्र जो है वो कम हो गया है। फिर उसके बाद क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में हम लोगों ने देखा यह पुरुषों में होता है। 44 प्लस XY के बजाय 44 प्लस XXY मतलब 1 एक्स और ज़्यादा हो जाता है। वैसे पुरुषों में भी नॉर्मल डेवलपमेंट हमें देखने को नहीं मिलता और उनकी प्रजनन क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव जो है वो पड़ता है। फिर उसके बाद उन्होंने देखा एक जनुकीय उत्परिवर्तन, जब किसी एक जनुक में उत्परिवर्तन होता है, तब हम लोगों ने देखा रंजकहीनता, उसके बाद उन्होंने देखा दात्र कोशिका रक्ताल्पता, जिसे बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया, उसके बाद हम लोगों ने देखा इसका लक्षण और उपाय, उसके बाद तंतुकणिकीय विकार, तो तंतुकणिका जो यह रोग होता है वो माता के द्वारा उसकी संतान को मिलता है, जिसे लेबे का आनुवांशिक विकार कहते हैं, जिससे कोशिकाओं में जो ऊर्जा निर्माण होने की क्षमता है वो धीरे-धीरे कम होती जाती है। फिर लास्ट में उन्होंने देखा बहुजनकीय उत्परिवर्तन, जब एक से अधिक जनकों में परिवर्तन होता है, तब उसे बोलते हैं बहुजनकीय उत्परिवर्तन। तो ऐसे में हमें डायबिटीज़, रक्तचाप, हृदय विकार, फाक, होड़, फाक, तालू, आमाशय से रिलेटेड प्रॉब्लम, रीढ़ की हड्डी, हृदय विकार, अस्थमा जैसे रोग जो है वो देखने को मिलते हैं। और लास्ट में हम लोगों ने देखा किस तरह तंबाकू सेवन जो है वो जानलेवा होता है, तो हमें अपने देश को, समाज को तंबाकू मुक्त जो है वो बनाना है। उसी कारण कौन-कौन से रोग होते हैं, कैंसर रोग, कौन-कौन से अंग में होते हैं, वो सब हम लोगों ने देखा। अगर किसी को कुछ डाउट है, तो प्रश्न जो है वो पूछ सकता है। किसी को कुछ डाउट है तो प्रश्न पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ बेटा बोलो। अणुसूत्र क्या है, उनके प्रकार स्पष्ट कीजिए। अणुसूत्र की गुणसूत्र? गुणसूत्र आपने गुणसूत्र अणुसूत्र के आपने प्रकार। अणुसूत्र बोला ना? देखो गुणसूत्र के प्रकार जो है वो 4 प्रकार के होता है। 4 प्रकार का होता है जो कि कोशिका विभाजन के समय हमें देखने को मिलता है। किताब है तो निकाल लो पेज नंबर 181 क्योंकि उसकी पीपीटी इसमें नहीं है, ओके? पेज यस नंबर मैम। 181। ये 4 प्रकार है, पहला है मध्य केंद्र की, दूसरा है उपमध्य केंद्र की, तीसरा है अग्र केंद्र की और चौथा है अत्य केंद्र की। जो पहला मध्य केंद्र की है,
वो हमें इंग्लिश के लेटर वी जैसा देखने को मिलता है। ये गुणसूत्र जो है वो हमें कोशिका विभाजन के समय देखने को मिलते हैं। इंग्लिश के लेटर वी जैसा दिखता है और दोनों अर्ध गुणसूत्रों की जोड़ी जो है वो समान होती है। दूसरा जो है वो अंग्रेजी के अक्षर एल जैसा दिखता है। इसमें एक अर्ध गुणसूत्र बड़ा होता है तो दूसरा छोटा होता है। तीसरा जो है वो अग्र केंद्र की है, जो लेटर जे जैसा दिखता है। इसमें भी एक अर्ध गुणसूत्र बड़ा होता है, दूसरा छोटा होता है। चौथा जो है वो अत्य केंद्र की है, जो कि अंग्रेजी अक्षर आई जैसा दिखता है और इसमें एक ही अर्ध गुणसूत्र होता है। तो ये गुणसूत्र के 4 प्रकार हैं, जो कोशिका विभाजन के समय हमें देखने को मिलते हैं। समझा? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. वेलकम। और किसी को कोई प्रश्न पूछना है? हेलो। आज पढ़ाया आनुवांशिक विकृति, उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न उत्तर है आप किताब में आपके स्वाध्याय में दिया हुआ है, जो कि मैंने आपको बताया अभी उसको अच्छे से लिख लेना, रिवाइज़ कर लेना। ओके, थैंक यू।